चलिए, आज का क्लास क्या चीज़ के ऊपर है? हॉबीज के ऊपर। आप लोग को हॉबी सब देखे, बहुत अतरंगी अतरंगी हॉबी भी है उसमें। तो हम जो जो हॉबीज हमको फॉर्म में मिला है उसके अकॉर्डिंग हम एक पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो आज करेंगे। ठीक है, तो जिनका हॉबी नहीं भी होगा सपोज, उनके अकॉर्डिंग भी उनको भी कुछ कुछ चीज़ें जानकारी मिलेंगी। हाँ बोलिए। ब्लॉक में फॉर्म भरिए, जाके रसीद कटवाइए। हॉबी चेंज वाला क्या रखना है हॉबी बताइए। क्या? इसका हम भी तैयारी नहीं किए हुए हैं। क्या होता है लिपन आर्ट? पेंटिंग टाइप का? मंडाला ही जैसा है ना? हाँ, तो उसके लिए तैयारी है, वो हम देखते हैं थोड़ा सा उसमें। लिपन आर्ट कहाँ, गुजरात का है? हमारे नॉलेज, जनरल नॉलेज में एक इजाफा हुआ आज लिपन आर्ट के बारे में। ठीक है, आर्ट के ऊपर तो है, बनाए हैं कुछ कुछ। कहाँ पे? सोनपुर मेला? अच्छा, सरस मेला। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इतना जल्दी हॉबी डेवलप हो गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, जो कोर हॉबीज के ऊपर क्वेश्चन होता है, मतलब इन डेप्थ, वो तो पॉसिबल है, ऐसा एज सच नहीं है कि हाँ हर एक हॉबी के ऊपर इन डेप्थ एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बने। बट हम एक क्या कोशिश किए हुए कि जो जनरल कुछ थीम्स होते हैं हॉबी को लेकर, जैसे थीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उस हॉबी से आपका एक पर्सनल रिलेशन, मतलब कि किस तरह से वो आपको पर्सनली बेनिफिट कर रहा है। हॉबी ऐसा क्या समझना, जो आपसे सबसे करीब आपके चीज है वो, क्योंकि आपको वो चीज पसंद है तभी आप करना है, और आपको वो चीज बार बार करने का मन कर रहा है, दैट इज हॉबी। तो आपको ये कैसे इंडिविजुअली बेनिफिट करता है। और फिर दूसरा जो एक सबसे कॉमन एरिया होता है कि इस हॉबी से आप जो काम के लिए जा रहे हैं, मतलब जो नौकरी आप करेंगे, उसमें आप इसको किस तरह से अप्लाई करोगे। ये दो एक कॉमन क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना किसी भी हॉबी के लिए, वो हम इस नोट्स में तैयार किए हैं, जो आपको क्लास के बाद मिलेगा। जो ये क्लास में हम चाहते हैं आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जवाब जो है वो आप अपने से सोच के दे, जो हम पूछे आपसे आपके हॉबी के बारे में वो आप सोच के दे। इसमें हम उस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कोई बोला पोएट्री, तो एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन, वाई पोएट्री, क्यों आखिर। तो ये किस तरह से आप एक ही लाइन में फिर जवाब दें, वाई पोएट्री, तो वो वन लाइनर आंसर्स। प्लस ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग का इस्तेमाल आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कर सकते हैं, आप इस नौकरी में कैसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस का सब जवाब इसमें है, वो आपको बहुत फायदा दिलाएगा। क्रॉस क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइन क्वेश्चंस और वन लाइन आंसर्स भी हैं। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके, जो हॉबीज हमको फॉर्म में मिला, जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया था, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ रिसर्च किए हैं, और उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे हम चाहेंगे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जवाब दें। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में 3-4 लोगों का जो हॉबी है वो है गार्डनिंग। यहाँ पे कोई ऐसा जिनका गार्डनिंग हॉबी है? कोई ऐसा? अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनके हॉबी से, फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपका क्या हॉबी था? कुकिंग एंड योगा। आपका लेपन आर्ट हो गया, ठीक है। आपका सिंगिंग एंड लिसनिंग, हिंदी म्यूजिक, क्रिकेट, मूवीज, ठीक है। और आपका एक और भी था फिजिकल एक्टिविटी में योगा जैसे, ये सब ठीक है। आपका ट्रैवलिंग और मार्शल आर्ट। और ट्रैवलिंग खत्म हो गया, सेकेंडरी, ठीक है। टीचिंग, क्रिकेट, ठीक है। तो 2 लोग का क्रिकेट हॉबी है, तो स्टार्ट चलिए उसी से करते हैं। पहले जो सबसे कॉमन हॉबी है, अधिकतर लोगों का क्रिकेट हॉबी है, ठीक है। अब जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट ही है, तो अब कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन वहां से बन सकता है। पहले इन डेप्थ क्वेश्चन मतलब जहां पे फैक्ट पूछ देगा। इस चीज में हो सकता है आपको नॉलेज ना हो। ट्राई तो ये करना है कि आप अगर हॉबी रखे हैं तो मतलब आपको उसके ऊपर रिसर्च होना जरूरी है, क्योंकि जो मैंने 2 कॉमन क्वेश्चन बताए कि आप कैसे उसको अप्लाई करोगे एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे फायदा क्या होता है, या आपको पर्सनली क्या बेनिफिट है, ये जवाब तैयार करते हैं लोग। लेकिन हम चाहते हैं कि उस हॉबी का आपको एक
पूरा का पूरा हिस्ट्री भी, जो कुछ फेमस इंसिडेंट्स होते हैं जैसे बहुत सारी चीज़ों पे, वो भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए कि क्रिकेट जो है वो किस तरह से आपको इस नौकरी में हेल्प करेगा। क्रिकेट जो भी सर एक फिजिकल वर्क वाला गेम है, तो कहीं ना कहीं हमको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, और अपने कामनेस में भी और डिसिप्लिन रखने में क्रिकेट काफी हेल्प करता है, जिसका उपयोग मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कर सकता हूं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग वही जो मेरा पहले के सेशन में भी एक डिमांड था, दैट यूज कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स डायरेक्टली हिट करे और 30 सेकंड में मेरा जवाब 40 सेकंड 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। तो इस हॉबी से कुछ कीवर्ड निकाल सकते हैं क्या हम लोग? लीडरशिप स्किल, डिसिप्लिन, कामनेस, मतलब प्रेशर सिचुएशन में वर्क करने का आपको कैपेसिटी बिल्डिंग, टीम स्पिरिट, क्रिकेट इज कॉल्ड जेंटलमैन्स गेम। और पूरा का पूरा आप जो जानते हैं, हम लोग सिविल सर्विसेज की जब बात करते हैं और जब सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो हम लोग वैल्यूज की बात करते हैं तो क्या आता है? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी टर्म यूज करते हैं ना सब लोग, एंड दैट इज वेयर cricket helps you a lot because it is called itself a gentleman's game. तो वो सारे, अब ये 4-5 कीवर्ड्स को पकड़िए, आपको जो यूज करना होगा, बैठ जाइए, आप 4-5 कीवर्ड्स जो है वो यूज करेंगे। जैसे इसमें लीडरशिप, जैसे इन्होंने कहा, टीम वर्क, बिना टीम के कौन आदमी, कौन ब्यूरोक्रेट कुछ कर पाएगा? आप डीएसपी हैं तो आपके नीचे जितने भी एसआई हैं, इंस्पेक्टर हैं, ये आपके साथ ही काम कर रहे हैं ना, तो टीम वर्क। देन हैंडलिंग प्रेशर, क्रिकेट का देखते हैं आप किस तरह का टेंस से टेंस सिचुएशन, आप इंसिडेंट्स याद करिएंगे क्रिकेट में तो आपको दिखता है इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जहां पर कि मतलब मोमेंट, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं क्रिकेट के एक इवेंट का, इंडिया बांग्लादेश का एक मैच था, नहीं दिनेश कार्तिक नहीं, महेंद्र सिंह धोनी वाला एग्जाम्पल। 2 रन चाहिए एक बॉल में। नाउ सी हाउ इज हैंडलिंग द प्रेशर। एक बॉल में 2 रन, मतलब कि मालूम है कि 99% ये मैच टाई है, लेकिन वो 1% जहां स्कोप दिख रहा है कि हम जीत भी सकते हैं, वो ये है कि अगर बॉल मिस हो जाए, तो मिस होगा तो भी दौड़ेंगे, मिस होगा तो भी रन तो लेंगे ना। तो क्या ऑप्शन बच रहा है जीतने का 1% में? स्टंप यानी रन आउट। तो प्रिपरेशन उस तरह से कि एक ग्लव्स हटा दिया, सिर्फ वो इनर ग्लव्स जो था वो रह गया, आउटर ग्लव्स हट गया, क्योंकि इससे थ्रो करने में डायरेक्शन जो एकदम अप्रोप्रिएट लग सकता है अगर मारना पड़े तो। हालांकि वो जाकर ही मार दिया, इतना स्पीड था धोनी में, लेकिन वो क्यों हटाया गया था? कि अगर हमको दूर से भी थ्रो करना हो तो एक्यूरेसी मेंटेन हो। ये सारा कुछ कि प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। तो अचानक कम्युनल राइट्स हो गया है, आपको लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी मिला है एक एरिया का, और बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। आपका एक छोटा से छोटा डिसीजन डिसाइड कर सकता है कि उस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होगा कि और ज़्यादा ये बढ़ जाएगा डिस्टर्बेंस। तो ये सारा चीज़ में क्रिकेट हेल्प कर रहा है। तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्ट करने वाला चीज़ किए, और यही चीज़ें जब आप पैशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आप में वो चीज़ें इनबिल्ट होते जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट हो रही हैं। और दूसरा कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी हो, चाहे स्पोर्ट्स के थ्रू हो, योगा के थ्रू हो, तो ये आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको स्ट्रेंथ भी देता है। कोई भी आदमी जो क्रिकेट खेल रहा है रेगुलरली और जो नॉर्मल इंसान कुछ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, आप दोनों में अभी भी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? ऑब्वियस ही बात है जो वो स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक बिल्ड होती हैं। ठीक है, हाँ, क्यों नहीं रख सकते? अभी तो और अच्छा है ये चीज़, अभी इतना ज़्यादा पीक पे जा रहे हैं लोग। तो नहीं, अब देखिए, हॉबी रखना इज रॉन्ग, द थिंग इज रखना नहीं है, खेलते हैं कि नहीं ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं खेलते हैं, अब उस दिन आप आए थे जिस दिन प्रेम शंकर आए थे अभी 2 दिन पहले, तो प्रेम शंकर ने भी ये चीज कहा था कि सबसे ज्यादा आपसे डिस्कशन वो किस पे कर पाएंगे? आपके हॉबी पे।
समझिए ध्यान से, उनके पास अब बहुत रिस्ट्रिक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। आपका ग्रेजुएशन, आपका हॉबी, ये दो सबसे प्राइम एरिया है जहां पे वो पूछेंगे। हॉबी में उनका एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा इसलिए है कि हॉबी हम मानते हैं कि आपका सबसे क्लोजली रिलेटेड एरिया है। तो ये आप बनाएंगे जब ना तो मुश्किल होगा। वॉचिंग क्रिकेट क्यों नहीं हो सकता है? सीरियल क्यों? देखिए समझिए बात को, आप उससे क्या निकाल कर ला रहे हैं? जब आप कोई भी, मान लीजिए आप हॉबी सेलेक्ट किए वॉचिंग क्रिकेट, तो वॉचिंग क्रिकेट मींस कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, सो यू कैन ऑल्सो प्ले क्रिकेट। तो हमको उस गेम के अंदर जो जो चीजें हैं, जैसे कि हम भी बताएं आपको, सबसे बढ़िया उस गेम के अंदर क्या है, आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। तो आप जब देख रहे हैं तो भी आप वो चीज सीख रहे हैं, तो कैसे नहीं हो सकता वॉचिंग क्रिकेट एक हॉबी? और एंड इट एट सम टू सम एक्सटेंट आई एम सेइंग कि वॉचिंग क्रिकेट तब ही हो सकता है जब आपको सच में ये गेम में इंटरेस्ट है, नहीं तो कैसे कोई देखेगा? अब एक बात बताइए, अभी हम यहाँ पे फुटबॉल लगा दे तो मेरे अलावा हमको लगता है किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जब आपको इंटरेस्ट है नहीं, आप देख सकते हैं क्या फुटबॉल? बहुत सिंपल। तो वॉचिंग क्रिकेट कैन बी अ हॉबी, और इसका मतलब यही है कि क्रिकेट इज योर पैशन, तभी देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देखेंगे। हम लोग कोई सीरियल देख सकते हैं? देखिए ये कौन बोला है? छोड़िए छोड़िए, वो हमको कमेंट नहीं करना है। बट द थिंग इज, इन अ कंट्री वेयर रिसेंटली द वुमेन टीम हैज वॉन द वर्ल्ड कप, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू से दैट लोग ऑकवर्ड मानेंगे? वो नहीं, छोड़िए वो सब। हाँ तो वही है, द पैट्रियार्कल माइंडसेट इज ऑल्सो एम्बेडेड। देखिए पहला चीज, अभी के समय में बहुत अच्छा एक हॉबी होगा अबाउट क्रिकेट फॉर women also, provided you have actually a genuine interest, because you cannot create your interest in 2 weeks, ये नहीं पॉसिबल है। अब हम लोग इतने समय से क्रिकेट देख रहे हैं या हम इतने समय से फुटबॉल देख रहे हैं, तो मेरे लिए नेचुरल आएगा। मेरे लिए कोई है ही नहीं इसमें कि हमको फुटबॉल और क्रिकेट, हमको हॉबी लिखने में सोचना ही नहीं है दूसरी बार, या सिंगिंग की बात आए तो। हाँ, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कॉमन सेंस का बात है। आई एम सेइंग इंटरेस्ट। कुकिंग करते हैं, कुकिंग दो चीज है, कुकिंग में भी हम यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे कि पैशन और बर्डन, ये पूछेगा तो क्या बोलिएगा? कि 90% लोग तो इसको एज अ बर्डन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं वुमेन लोग, कि हमको क्यों बनाना पड़ रहा है। क्या ये पैशन है? तो कुकिंग हॉबी कब बनेगा? जब पैशन तो हो, हमको पसंद हो। जैसे मेरा भाई है, उसको पसंद है, और मेरे ऊपर ये बर्डन है कि आज नहीं आई मेड तो हमको बनाना। सिंपल, वो नेचुरल होता है, इट कम, बिल्कुल। तो वही चीज है। तो ऐसा थोड़ी कुकिंग मतलब बोल दिया आप खाना बना रहे हैं तो वो आपका हॉबी हो गया, उससे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप कुकिंग कर रहे हैं किस बेसिस पे? क्या आपको नीड था कि आपको मजा आता है बनाने में? समझ गए बात को ना? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो चीज आपको हॉबी के रूप में देखना है। किसी के फीडबैक पे हॉबी नहीं आप चेंज कर सकते हैं। हमको कोई बोलेगा कि फुटबॉल में कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा हो सकता है हमको नहीं मालूम हो, तो इस कारण से हम थोड़ी कुछ ऐसा हॉबी ले लेंगे, सुडोको खेलना कि 2 पेज का नोट्स है, कि सुडोको में 2 पेज का नोट्स है तो हॉबी हम सुडोको रख ले। ये संभव है। हो सकता है कि फुटबॉल में हमसे कुछ फैक्ट नहीं याद हो हमको, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा हॉबी वो चेंज कर देगा, इस फीडबैक पे हम चेंज कर दे, वो कभी नहीं। इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, देन गो फॉर दैट हॉबी, डू नॉट क्रिएट अ हॉबी, कभी नहीं, ये मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट्स पूछते हैं क्रिकेट के ऊपर। जैसे आपसे मान लीजिए पूछे, आप क्रिकेट खेले हुए हैं कि देखते हैं? सिर्फ खेले हुए हैं, किस लेवल तक? कोई ऐसा मतलब आप नॉर्मल जो क्रिकेट होता है उसमें खेले हुए हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गली एंड पॉइंट? थर्ड मैन के बीच में मतलब क्या एग्जैक्ट? स्लिप और तो थर्ड मैन क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे जो टर्म है वो आपसे पूछे जाएंगे। अदर देन कि बॉल का वेट कितना है, बैट का मेजरमेंट कितना है, ये इजीली आप निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे टर्म्स वो लोग पूछते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए,
व्हाट इज मंकी गेट इन क्रिकेट? मंकी गेट इंसिडेंट इन क्रिकेट. बिल्कुल. तो देर आर सर्टेन इंसिडेंट रिलेटेड टू क्रिकेट वेरी फेमस, जैसे सैंड पेपर गेट, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, जो सैंड पेपर यूज किया गया था स्मिथ और वार्नर के द्वारा, बॉल टैंपरिंग वाला जो पार्ट था उसमें. तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट पे क्वेश्चन आपको क्रिकेट में बन सकता है, और उसमें भी आप कोशिश करेंगे जो इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड इंसिडेंट है. ठीक है, जैसे मंकी गेट स्कैंडल जो है, इट इज वेरी फेमस, बहुत न्यूज में रहा था ये जो मंकी गेट स्कैंडल था. इसके बाद एक और क्वेश्चन क्रिकेट के ऊपर पूछते हैं, एसेज नाम क्यों रखा गया? आपको एसेज होता क्या है? व्हाट इज एसेज इन क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच के जो टेस्ट सीरीज होती है उसको एसेज नाम. व्हाई दिस इज नेम्ड एसेज? एनीवन? आपका क्रिकेट हॉबी कैसे है? आप क्या क्रिकेट खेले हुए हैं कि देखते हैं? क्या खेले हुए हैं? कहाँ पे? कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटर स्कूल लेवल पे खेले हुए हैं? आपको मालूम है एसेज नाम क्यों दिया गया? सो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में जब पहला सीरीज हुआ तो जीतने के बाद जो स्टंप्स होता है उसको जलाकर एसेज दिया गया था एज अ प्राइज. ये इट वाज इन ऑर्डर टू शो, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में एक ये चलता है टसल with respect to the origin of cricket, and that tussle led to this series. और इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया कि जब पहली बार ऐसा हुआ तो जो विनर था उसको ये जो स्टंप्स है उसको जला के राख दिया गया था, इसलिए उसके बाद से इसका नाम क्या पड़ गया? एसेज सीरीज. ठीक है. इंडिया इंग्लैंड का सीरीज का क्या नाम दिया गया? बॉर्डर गवास्कर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज. इंडिया इंग्लैंड के सीरीज को एक नाम दिया गया है, अभी ही शुरू हुआ है. वेरी गुड. एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, दिस हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड. बॉर्डर गवास्कर किसके बीच में है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, कुछ फैक्ट्स आपको याद करने हैं क्रिकेट से रिलेटेड. देखिए फैक्ट समथिंग है, फैक्ट तो आपको करना पड़ेगा. हम बता रहे हैं ना, हॉबी कोई भी हॉबी है ना उसमें कुछ फैक्ट्स तैयार करना होगा. पहला वर्ल्ड कप इंडिया कब खेला, पहला ओडीआई कब खेला, फर्स्ट ओडीआई टीम का कप्तान कौन था, ये हाँ ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. दूसरा, क्रिकेट खेल रहे हैं मतलब कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट आया. इंटरेस्ट आया होगा कैसे? क्रिकेट देखकर. तो क्रिकेट देखे होंगे तो किसी को देखा होगा, मतलब वहां पूछेगा कि आप किस क्रिकेटर को पसंद करते. तो अब आपको एक ये भी डायमेंशन कवर करना होगा कि सपोज मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, जो भी है, आप उनका थोड़ा एक हिस्ट्री, क्योंकि वो बोलेगा कोई पैशन आने का एक वजह भी होता है ना, रीजन होता है इंटरेस्ट आने का. तो हाँ हम क्रिकेट देखे, हमको बड़ा अच्छा लगा. तो कौन अच्छा लगा उसमें? तो हम विराट कोहली हमको बहुत पसंद है, तो विराट कोहली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. तो इस तरह से कुछ फैक्ट्स तो तैयार करना पड़ेगा आपको. ठीक है ना? बस नहीं है बिल्कुल उस तरह क्वेश्चन, वो स्किल वो जो वैल्यूज है. फ्री हिट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट. फ्री हिट है कि जब अब आपको नो बॉल अगर होता है तो नो बॉल का अगला बॉल इज कंसीडर्ड फ्री हिट. उसमें भी कुछ नियम है. अगर जो नो बॉल हुआ था वो बॉल में जो भी बैट्समैन था वो लोग अपना एंड चेंज नहीं किए, मान लीजिए कि वो बॉल डॉट हो गया या वो बॉल पे छक्का लगा था, चौका लगा था, मतलब एंड चेंज नहीं हुआ है, जो बैट्समैन स्ट्राइक पे था वही है, तो फ्री हिट में कोई फील्डर चेंज नहीं होगा, सेम फील्ड प्लेसमेंट रहेगा और बॉल डाला जाएगा. उस बॉल पे रन आउट के अलावा आप कुछ भी नहीं हो सकते. ठीक है. लेकिन अगर स्ट्राइकर्स ने एंड चेंज किया, हो सकता है उस नो बॉल पे सिंगल ले लिया, तो
अब कैप्टन जो है वो क्या कर सकता है, फील्ड चेंज कर सकता है। अगर बैट्समैन चेंज हुआ था नो बॉल पे तो फील्ड भी चेंज हो सकता है। और फ्री हिट में केवल आप क्या नहीं कर सकते, नो बॉल पे बस आप आप बस रन आउट हो सकते हैं, बाकी कोई तरह से डिसमिशल नहीं होगा, नहीं सिर्फ रन आउट, नहीं सिर्फ रन आउट, सिर्फ रन आउट। ठीक है, अब विकेट कीपर रन आउट करे वो भी रन आउट। स्टंप होता है कि जब आप चिपके हुए हैं विकेट से और तब आप किसी को स्टंप किए, वो नहीं अलाउड है इसमें, फ्री हिट में कुछ भी नहीं। डेड हो जाती है, नहीं काउंट होता है। पूछ सकता है, क्योंकि ये एक इशू भी है, खासकर कब, जैसे मान लीजिए कि कोई एलबीडब्ल्यू हुआ और अभी डीआरएस आने के बाद ये इशू बना है। मान लीजिए कोई खेला, उसके पैर पे बॉल लगा, बॉल चला गया बाउंड्री, ठीक है, नहीं बाउंड्री में चला गया, सपोज 4 रन, बॉलर अपील किया, अंपायर आउट दे दिया, जैसे ही आउट देता है वो बॉल डेड है, लेकिन बैट्समैन ने रिव्यू ले लिया। अब बैट्समैन रिव्यू लेगा, देखा कि डिसीजन जो था वो अंपायर का गलत था, उसने क्या कर दिया, नॉट आउट बोल दिया, लेकिन वो बैट्समैन को 4 रन जो था वो टीम को नहीं मिल पाया, क्योंकि डिसीजन देते ही बॉल क्या हो चुका है, डेड। तो ये एक इशू है अभी डीआरएस के कारण, कि जैसे ही कोई डिसीजन अंपायर देता है बॉल वहीं डेड हो जाता है, उसके बाद कोई चीजें काउंट नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स और फिर फैक्ट, ये दो चीज प्लस बाकी जो है वो यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल, इससे आप में क्या इंप्रूवमेंट है, क्रॉस क्वेश्चन, सब कुछ इसमें। उस वाले में आपको ये कहना है जो कि अंपायर ने भी बाद में गलती एक्सेप्ट की थी। अंपायर ने क्या गलती एक्सेप्ट किया था कि जो चौका जो हुआ ना, जो उनके, देखिए समझिए ध्यान से, वो पूरा का पूरा इंसिडेंट सबको याद है। देखिए 2 रन ले रहे थे वो लोग, तो जब सेकेंड रन ले रहे थे तो बॉल जो थ्रो आया वो स्टोक्स के शोल्डर पे लग के चौका चला गया। गलती बस वहां ये हुआ है कि उस जगह पर मिलना चाहिए था 5 रन, ना कि 6। अंपायर ने क्या दिया कि 2 रन जो कंप्लीट किया वो भी दिया और +4 कर दिया, जबकि 2 रन कंप्लीट होने से पहले बॉल लग गया था किस पे, शोल्डर पे, और कहां चला गया था, चौके के लिए। तो वहां पे कितना रन देना था, एक कंप्लीट सिंगल एंड देन 4 रन्स फॉर द ओवरथ्रो। तो वो एक रन जो था वो आप बोलेंगे कि वहां पर, जो बाद में एक्सेप्ट भी किया गया था कुमार धर्मसेना के द्वारा, कि ये मुझे 5 रन देना था, 6 नहीं होता। समझ में आया बात ना, तो वो चीज आप वहां बोल सकते हैं। तो ये कुछ इंसिडेंट्स क्रिकेट में, अगर आप भी अपना हॉबी के लिए जा रहे हैं तो कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स मालूम होना चाहिए, जैसे आपने फ्री हिट कहा, या जिसमें मैंने कुछ फील्ड पोजीशन पूछे, फाइन लेग क्या होता है, मिड ऑन, फॉलो ऑन क्या होता है, फॉलो ऑन क्या होता है, हाँ आप क्रिकेट हॉबी, इतना कॉमन हॉबी है। नहीं पता है, बता ही नहीं रहे, बोलना नहीं चाह रहे, ऑप्शन है क्या इंटरव्यू में, बताइए, आप बताइए जिनका क्रिकेट है। आधा 200 रन का डिफरेंस अगर है, जो बैटिंग की थी फर्स्ट उसके स्कोर में और आपके टीम के स्कोर में, तो आपको दोबारा बैटिंग करने के लिए बोला जा सकता है, ये कहलाता है फॉलो ऑन। जरूरी नहीं है कि वो होगा, कैप्टन के ऊपर है, वो टीम के ऊपर है कि वो चाहता है आपको दोबारा खिलाना या वो खुद बैटिंग करके लीड आगे बढ़ाएगा। देखिए हर दिन 90 ओवर का गेम होता है, 90 ओवर्स जो बोला गया वो मैक्सिमम ऐसे रखते हैं, लेकिन ये 90 ओवर्स के अलावा टाइम भी रहता है, जैसे 2-2 घंटे का 3 सेशन। तो अगर 2-2 घंटे के 3 सेशन में हो सकता है 90 ओवर से ज्यादा की भी जरूरत पड़े कभी, जैसे मान लीजिए किसी दिन खराब रोशनी के कारण 85 ओवर्स का मैच हुआ, तो 5 ओवर तो कम रह गया, तो अगले दिन पॉसिबल होगा तो 95 ओवर्स भी होंगे। तो ये दोनों चीज देखना है, 6 घंटे का प्रॉपर प्ले, 2-2 घंटे का 3 सेशन, तीनों सेशन का नाम स्टार्टिंग विथ, सबसे पहला मॉर्निंग सेशन जो होता है, उसके बाद लंच होता है, फिर बीच में जो 2 घंटे से उसका टी होता है, देन खत्म हो जाता है, स्टंप्स बोलते हैं, जब खत्म होता है उसको बोलते हैं स्टंप। ना अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, इन सेशन का नाम चेंज हुआ है जब डे नाइट टेस्ट होता है,
क्रिकेट वाले लोग ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा जाके, ठीक है। विंटर जो डे नाइट क्रिकेट होता है उसमें जो सेशन है उसका नाम, अभी भी लोग, और खासकर उन लोग को जो उनके ज़माने का टेस्ट ही है, उनके सामने ये सब बात बोलिएगा आईपीएल का ज़्यादा बड़ाई हो रही तो गड़बड़ हो जाएगा। वही बोल रहे ना, क्रिकेट का मतलब ही टेस्ट क्रिकेट। जो भी लोग क्रिकेट को मतलब सच में एज उसको कह सकते हैं कि एडमायरर है, तो कभी भी कोई 3 तरह का फॉर्मेट लगा दीजिए, टेस्ट क्रिकेट ही देखते हैं लोग, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। चलिए आते हैं आप दूसरे हॉबी पे, आप लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स और फैक्ट्स को आप लोग रिसर्च करेंगे, ठीक है। अगला हॉबी पे आते हैं, सॉन्ग के ऊपर आते हैं। सो लिसनिंग सॉन्ग कितने लोग का है? आपका है और किसी का भी है? बस ठीक है। जिनका भी सॉन्ग हॉबी है तो आपको सबसे पहला चीज तो जॉनर वगैरह पे क्वेश्चन। जॉनर मतलब कि आप किस तरह का सिंगिंग करते हैं या सुनते हैं, कुछ है आपका उसका? कंटेम्प्रेरी म्यूजिक अभी का। अब अभी में रॉक, पॉप, हिप हॉप ये सब पे नहीं काम किए, ये करना होगा, ठीक है। दूसरा, अभी वंदे मातरम के ऊपर डिबेट चला और जन गण मन आपका जो नेशनल एंथम है ये हमेशा न्यूज़ में रहता ही है ये सब। तो एक ये भी तैयारी करना है, सपोज आपसे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, मान लीजिए कि जन गण मन जो है या वंदे मातरम जो है ये किस जॉनर में अभी गाया जा रहा है, किस तरह का म्यूजिक में आता है, सुनते ना हिंदुस्तानी, क्लासिकल, ऐसा वो। हाँ गेस ही करिए, हिंदुस्तानी में आएगा, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ये पार्ट है। और अगर राग पूछे तो राग भी लिख लीजिए, राग अलहैया बिलावल, अलहैया बिलावल राग, बिलावल, राग अलहैया बिलावल। इसी ट्यून में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एक पार्ट है जो उसको ये गाया जा रहा है, वंदे मातरम दोनों। ऐसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स के लिए यही राग यूज होता है। Now, how it can help in governance? Music, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनल लेवल, ठीक है। और ठीक है, और कुछ, और कोई बाकी लोग अगर आपसे पूछा जाए सिंगिंग का मोटिवेट होता है, अरे इसमें सबसे बढ़िया यूज कीजिए गाड़ी वाला या घर से, इट दिस सॉन्ग चेंज द एंटायर, आप कह सकते हैं जो क्लीनलीनेस को लेकर आपका एक इम्प्यूटेशन, एक परसेप्शन है, तो हाउ म्यूजिक कैन बी यूज टू ड्राइव अ ड्रास्टिक गवर्नेंस चेंज, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको जरूर यूज कीजिए। इन्होंने जैसे कहा मोटिवेशन के लिए भी म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। आपको याद है ना, सुबह आप उठ रहे हैं, कितना भी लगता है कि नहीं नींद खराब कर रहा है, बट अगेन दिमाग में एक चीज तुरंत आता है कि यार ये हम लोग के लिए ही है, तुरंत सब लोग आगे कचरा दे रहे हैं उसको। तो हाउ म्यूजिक कैन इवन ड्राइव और ड्रास्टिक गवर्नेंस चेंज, ये भी आप इसमें इस तरह से चीज़ों को यूज़ करिए। बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन जो हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको फैमिली प्लानिंग करना है, तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी इस तरह का अगर एक पूरा का पूरा हम लोग सॉन्ग बना दे, और यूज़ होता है बहुत जगहों पे होता है। देन आप सपोज पोलियो को जैसे हटाया गया तो वहाँ पे स्लोगन यूज़ हुआ, इस तरह के आप कोई भी पर्टिकुलर जो हमारे डिजीज़ हैं उसको इरेडिकेशन के लिए गाना भी बना सकते हैं। आपको हर किसी को ऐसा है कोई जो बचपन में जिनको नहीं सुनाई दिया होगा कि 2 बूंद हवा पोलियो, 2 बूंद हवा पोलियो हवा, 2 बूंद जिंदगी की, तो इस तरह के जो सॉन्ग्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं और ये म्यूजिक से भी आप इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गवर्नेंस के लिए कि ये चीज, ठीक है। अगला, म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या इनिशिएटिव्स या चेंजेस की जरूरत हो सकती है, ठीक है। कल्चरल फेस्टिवल्स, ओके,
हम्म ठीक है, रिवॉर्ड देना। और इसमें कुछ हो सकता है, ट्रेडिशनल जो म्यूजिक हमारे यहाँ से जो लुप्त हो रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो डिजिटलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को, इनका आर्काइव्स डिजिटली क्रिएट करना सरकार की तरफ से ये सब हो, कि बहुत सारे ऐसे फोक म्यूजिक्स होंगे जो कि हम लोग अब नहीं जान रहे उनके बारे में, तो उसको रिवाइवल, वो चीज़ें आपको आएंगी तो बहुत काम आता है। जैसे डांस में तो हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, फोक डांस की बात करें तो हम लोग हमारे यहाँ पे भी, अगर आप दुर्गा पूजा के टाइम पे सुनते होंगे एक वो झिझिया जो एक डांस होता है, तो इस तरह से डांस में ये चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, सेम चीज़ की ज़रूरत है, मतलब खासकर बिहार में कि इस तरह का जो फोक हमारा सॉन्ग है, म्यूज़िक है, उसका एक रिवाइवल थ्रू डिजिटलाइजेशन ये ज़रूरी है। एक ये भी पार्ट आप मेंशन कर सकते हो जब इसका बोलेगा कि कैसे करना है उसमें, ठीक है। चलिए, हाउ डज फोक म्यूजिक प्रमोट सोशल हार्मनी? हम्म एक मिनट रुकिए मैम। कनेक्टेडनेस रहता है, और कैसे ये कम्युनल हार्मनी प्रमोट कर सकता है? देखिए, कास्ट बैरियर ये सब जो है सब खत्म हो जाएगा ना इससे। मान लीजिए अगर आप कोई फोक ट्रेडिशन है किसी एरिया का है, तो वहां पर क्या होगा कि ये इससे क्या करेगा, ये जो एक बैरियर क्रिएट जो हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं, कास्ट बेसिस पे डिवीजन है, लोअर अपर ऐसा, ये सब खत्म हो जाएगा। वो एक रीजन स्पेसिफिक म्यूजिक है, इट इज नॉट अ कम्युनिटी स्पेसिफिक म्यूजिक। तो ये सब भी आपको सोशल हार्मनी को प्रमोट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको उसमें बोलना है। और दूसरा चीज है वो है कि हार्मनी, जैसे कि अब वहां पे है कि आप इससे कनेक्ट विथ, मान रहे स्पिरिचुअलिटी का भी एक एलिमेंट हो सकता है ये, जैसे सूफी म्यूजिक हुआ, भक्ति म्यूजिक हुआ, ये सारे जो सेंट्स थे वो लोग क्या करते थे, इसको यूज करते थे टू कनेक्ट विथ गॉड, तो वो वाला पार्ट में भी आप यूज कर सकते हैं।
कीर्तन गाया जाता है, चैंटिंग जो है हमारा वो सब उसी सबसे निकल कर आया है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इस पे काम करेंगे, रीजनल वाला जो सॉन्ग है उस पर, क्योंकि इसका प्रमोशन बिहार में पूछेगा वो क्वेश्चन अगर आप सिंगिंग लेकर जाते हैं तो। चलिए अगला आर्ट के ऊपर आते हैं। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, दोनों ठीक, क्या नहीं, दोनों ठीक है, बस वही है कि आपको थोड़ा सा ये घराना वगैरह जो ये पॉप वॉप ये सब कल्चर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना। कंटेम्प्रेरी में भी बहुत सारे हैं, जैसे आपसे पूछ देगा कि सॉन्ग और रैप में क्या अंतर है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, सिंगर्स के नाम तो ऑब्वियसली बात है, आपको एक सिंगर को पकड़ लीजिए जिनको आप सुनते हो सबसे ज़्यादा गाना, उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर लेना है। चलिए आते हैं आर्ट के ऊपर। तो मंडाला और आपका कौन सा, आर्ट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम ढूंढे हैं आर्ट के ऊपर स्पेसिफिकली, बाकी तो चीज़ें यहाँ पे हैं वो हम पूछेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2B 3B 4B 5B पेंसिल्स एंड HB ग्रेड पेंसिल? ये क्वेश्चन है जो आएगा, क्योंकि स्केचिंग या पेंटिंग या आर्ट और एक नॉर्मल राइटिंग में अंतर यही है ना। सो 2B 3B 4B 5B 6B पेंसिल्स और HB ग्रेड पेंसिल जो हम लोग यूज़ करते थे, नटराज अप्सरा, नटराज हम लोग यूज़ करें, जब अप्सरा कोई लेकर आए तो लगे अरे तो नटराज सरकारी था, अप्सरा हो गया कि अरे ये असली ICSE बोर्ड वाला बच्चा अगर CBSE में आ गया है। तो इसमें क्या अंतर होता है, तो ये अंतर जो होता है वो होता है ग्रेफाइट कोर के ऊपर। ठीक है, जो ग्रेफाइट यूज होता है उसके कोर पे। तो जो ये B ग्रेड के पेंसिल्स होते हैं ना 1 2B 3B, यही यूज होता है आर्ट में, इनके सॉफ्टर ग्रेफाइट कोर होता है। ठीक है, सॉफ्ट ग्रेफाइट कोर। ये क्वेश्चन हमको इसमें रिसर्च करने पे लगा कि मिलेगा कि जब आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर वो जो कि आप यूज कर रहे हैं उस चीज को, तो वही इसके ऊपर आता है कि जितना सॉफ्ट और हार्डनेस ऑफ ग्रेफाइट कोर, तो वो फिर डार्क आएगा कभी लाइट आएगा इस तरह से, इसलिए वो साइज दिया हुआ है 2 3 4 5 6 BS। ठीक है, तो वो आपको एक ध्यान रखना है। दूसरा कि मेंटल वेलबींग में ये आर्ट कैसे हेल्प करेगा आपको। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें, क्योंकि जो आपका डिजायर्ड आर्ट का जो आउटकम है वो क्या एक बार में आ जाता है, फाइन फाइन मार्जिन से बार बार फिर उसको आप मिटाते हैं बनाते हैं, आपको एक टाइम आएगा जब आप सच में स्ट्रेस लेंगे कि क्या सच में वो डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिलेगा कि नहीं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस या अटेंशन की ज़रूरत है, उन जगहों पे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, तो वो चीज़ आप एक यूज़ करेंगे। बिल्कुल माइंडफुलनेस उसी पे रहता है, तो फोकस जो होता है माइंडफुलनेस वर्ड बिल्कुल सही है, ये सब कीवर्ड ध्यान रखना है। इमोशनल बैलेंस, बिल्कुल उसके लिए टर्म है इमोशनल बैलेंस। तो इमोशनल बैलेंस, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तीनों में आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, बाकी जो आपका आर्ट है उसका थोड़ा सा स्पेसिफिक हिस्ट्री से लेकर ओरिजिन, बिहार में इसका जो भी अगर दिख रहा है इम्प्लीमेंटेशन, कहीं कहीं पे कुछ फेमस एग्जांपल्स होते होंगे इन आर्ट्स के, आर्ट का एग्जांपल भी होता होगा ना कि ये जो है इस जगह पे एक पेंटिंग है, ये इस आर्ट का एक रेप्लिका है, एग्जांपल है, उसका आर्ट का इस्तेमाल है, ये सब चीज़ आपको तैयार करना होगा, वो फैक्ट वाला पार्ट उसको आपको देखना होगा, चाहे मंडाला आर्ट जिनका है उनको या फिर जो आपने आर्ट बताया उनका, वो आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर जो हमारे यहाँ पर हाँ जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स अगर मिले हैं किसी आर्ट को, जैसे कि वो मधुबनी पेंटिंग को मिला हुआ है और सिक्की जो आर्ट हमारा उसको मिला हुआ है, तो वो थोड़ा उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आर्टिशंस के लिए स्कीम्स हमारे सरकार की तरफ से हैं, एक ऑलरेडी हमारा स्कीम इस तरह का है,
उस्ताद, ये उस्ताद नहीं, नेशनल लेवल पे है उस्ताद स्कीम। ठीक है, तो इस तरह से जो आर्ट को लेकर जो इनिशिएटिव सरकार के हैं वो भी आपको थोड़ा सा मालूम होना जरूरी है। चलिए, अब आप बताइए आपका क्या है? टीचिंग। ओके, और भी कोई है टीचर यहाँ पे? हम तो हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड एजुकेटर? ये क्वेश्चन। बताइए। ट्राई कीजिए ना, नहीं आंसर नहीं, ये लास्ट में सोचना है, ट्राई करिए। बाकी कोई? टीचर और एक सर एक लर्नर होता है, टीचर और लर्नर में होता है कि वन वे नॉलेज फ्लो हो रहा है सर, तो हमको लग रहा है हम ट्राई कर रहे हैं, और एजुकेटर में होता है कि सर ये टू वे का लर्निंग प्रोसेस। एक पैरामीटर है ये, ठीक है। हाँ। एजुकेटर एक तरह से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म हो गया, टीचर जो है वो फैमिली टीचर भी हो सकता है, और एक ये ऑपोजिट अपोजिट हो गया। आप बताइए। ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन टीचर जो है इट इज कन्फाइंड टू क्लासरूम और द प्लेस वेयर ही इज डूइंग हिज वर्क। हाँ, टीचर का काम आपको एग्जामिनेशन पास कराना। फॉर्मल टीचिंग। एजुकेटर क्या है? जो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन पास कराने का जिम्मेदारी नहीं रखता है, पर्सनल लेवल पे उस एग्जामिनेशन के बारे में बताना, उस एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा बताना, आपको उस तक पहुंचने में क्या क्या चाहिए, हर चीज, वैल्यूज आपके अंदर ये करना, इम्पार्ट करना, ये सब काम होता है एजुकेटर का। समझ रहे हैं? और वही जब सिर्फ यही काम कोई कर रहा है तो वो मेंटोर है, यानी कि वो पढ़ा नहीं रहा है सिर्फ, अब सिर्फ वो क्या कर रहा है? आपको गाइड कर रहा है। और जब पढ़ाने के साथ आपको ओवरऑल गाइडेंस मिल रहा है वो एजुकेटर दे रहा है। तो एक ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि आजकल जैसे मेंटोर भी बहुत चल रहा है, टीचर एजुकेटर के बीच में तो चलता है कंपैरिजन कि कौन टीचर है कौन एजुकेटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि वो आपको ओवरऑल आपका एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है ओवरऑल, और उस एजुकेशन में सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं है, हर तरह का एजुकेशन है। ठीक है, टीचर का काम है कि टीचर आया है अगर क्लास में तो उसका एक पर्पस है कि इस क्लास में इन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना है ताकि ये एग्जामिनेशन पास कर सके, और वो करता है टीचर। समझ में आ रहा है? एक ये अंतर होता है। कैसे टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा? टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत तरीके से हेल्प करता है। पहला तो डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा सर लीडरशिप क्वालिटी, हम्म तीसरा सर कम्युनिकेशन स्किल्स में अपग्रेड होता है, हम्म और चौथा सर डाइवर्सिटी को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स से बातचीत करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। क्लैरिटी भी एक कीवर्ड है, टीचर से आता है, टीचिंग से क्लैरिटी। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई टॉपिक है, तो अब टीचर का यही तो काम है कि वो टॉपिक आपको जितना ही क्लियर तरीके से आपके सामने रखे। अगर यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, हमको आज ये पढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं इस दौरान? हम उसका एक क्लियर पिक्चर आपको बस दे रहे हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, तो टीचिंग इसमें क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है। तो ये एक और कीवर्ड है, अदर देन लीडरशिप तो है ही, डिसिप्लिन भी है, डाइवर्सिटी एड्रेस करने का आपके अंदर एक पहले से स्किल आ चुका है, चूँकि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं वो अलग अलग सेक्शन, रिलीजन, कास्ट सबसे आ रहे हैं, तो डाइवर्सिटी एड्रेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ एक होता है इसके अंदर। उसके बाद अगर टीचिंग पे कुछ और क्वेश्चन हम पूछते हैं, जो कि टीचिंग एक ऐसा है ना कि अगर आपको हॉबी नहीं है तो भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें जैसे एजुकेशन ऑफिसर है, ये भी तो पोस्ट है एक, तो क्वेश्चन पूछ सकता है।
सो इट इज सेड टीचिंग इज आइडियलिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रैक्टिकल. आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? टीचिंग जो है वो आइडियलिस्टिक माना गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकल माना गया है. आप इसको कैसे देखते हैं? सर टीचिंग आइडियलिस्टिक है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रैक्टिकल. ये बात बहुत हद तक सही है सर. टीचिंग में सर हम जो है ग्राउंड लेवल पे बच्चों को देखते हैं और उनके प्रॉब्लम समझते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर उस प्रॉब्लम्स पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्या है? बेसिकली आपको समझना है कि जो स्किल्स टीचिंग से आप सीखे हैं आप उसी को अप्लाई कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में. तो इसीलिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि वो एप्लीकेशन है. जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई, जैसे कि चीज़ों को क्लैरिटी, मैंने कहा क्लैरिटी एक स्किल था, आप सीखे. अब ये चीज़ आप लोगों को एजुकेट करने में यूज़ करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन. मान लीजिए आपने लीडरशिप क्वालिटी सीखी, ये अब क्या करेंगे आप, ये एडमिनिस्ट्रेशन में अब आप इसको यूज़ करेंगे अपने नीचे जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनको सही डायरेक्शन तक पहुंचाने. तो यही उसका एप्लीकेशन ही होता है. ठीक है. चलिए, कुकिंग. पहला क्वेश्चन वही, पैशन और बर्डन. पैशन, टीचिंग में आइडियल नहीं पूछ सकते, बस ये आपसे पूछेंगे कि हाँ ठीक है. अब जैसे आपने एक रखा आइडियल तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे पूछ उस पर क्वेश्चन वो अगर आप बता देंगे तो पूछ देंगे वहाँ पे कि हाँ मेरा आइडियल है. लेकिन जनरली हमको लगता है टीचिंग पे क्वेश्चन जो आना होगा वो आपको आएगा, सिचुएशन भी देगा और दूसरा कि जो रिसेंट हमारा अभी डेवलपमेंट हो रहा है इसको लेकर. जैसे कि आपसे पूछ देगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है और इसके पहले वाली 1969 वाली पॉलिसी में आपके अकॉर्डिंग बेहतर पॉलिसी कौन सी है? आप किस क्लास को या पढ़ाते हैं वो सारा चीज़. हाँ, तो उसमें पूछेगा कि नया जो कानून आया है, नया जो पॉलिसी आया एजुकेशन वाला, इसमें ये सारे जो बदलाव हुए हैं क्या ये सही है? क्या सीबीएसई का नियम की बोर्ड 2 बार में पास करना चाहिए आपको लगता है सही है, बच्चों के लिए सही है? बच्चों को जो पीटने वाला बैन हुआ, कॉर्पोरल पनिशमेंट, आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन था? क्या जो इनडिसिप्लिन सोसाइटी में है वो उस कारण से ही है? ये सब क्वेश्चन उस तरह पे आएंगे टीचिंग में आपको. जब आप, क्योंकि एज अ टीचर आप जा रहे हैं तो आप एक करिकुलम को फॉलो कर रहे हो, तो उस करिकुलम में इधर बहुत सारा बदलाव हो गया, तो उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रादर देन कि कौन टीचर देख कर कोई पढ़ाना नहीं शुरू करता है. तो इसीलिए वहाँ पे कोई वो हॉबी आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको क्या है, आप चाहते हैं कि आप जो नॉलेज गेन किए हैं वो आप दूसरों तक बताएं, पहुँचाएं. तो इसके लिए एक इंस्पिरेशन हो ये ज़रूरी नहीं है ना. तो वो चीज़ है. हालांकि आप तैयार किए हैं तो कभी खराब वेस्ट नहीं होता है, वो आप यूज़ करेंगे तो आपसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास पहले से तैयार रहेगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा. लेकिन ज़्यादा एरिया पे फोकस करना है जो आपका टीचिंग से रिलेटेड, जो आपके करिकुलम से रिलेटेड है. जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वो आपको ऊपर काम, जो नए चेंजेस हुए हैं, जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी आया था 9 तक का, उस पर पूछ सकता है कि जो फेल करने से मना कर दिया गया था 9वीं क्लास तक, उस पर क्या आपका राय है? वो सारा कुछ उस पर क्वेश्चन बनेगा. आरटीई से चेंज हुआ था सब. क्या है कि अभी तो फिलहाल आप वो सब ये क्वेश्चन ये सब पूछे. देखिए, क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड कि कौन जिम्मेदार है. ठीक है, वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं जाते हैं वो लोग. कैसे सुधार हो सकता है, या अभी जो समस्या है हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का आपको चैलेंजेस मालूम होना चाहिए. जैसे एक चैलेंजेस है हायर ड्रॉप आउट रेशियो, लेस एनरोलमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं. क्वालिटी ऑफ टीचर्स, तो ये इश्यूज आप जानते हो और इसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं उनको ही बैक करते चलना है आपको. आप उनको ही बैक करोगे किस तरह से जो हमारा दक्ष स्कीम से लेकर जितने भी स्कीम्स हम लोग के चल रहे हैं एजुकेशन वाले, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, तो ये सारा कुछ किस तरह से इसको एड्रेस कर रहा है या करेगा. बोलिएगा. जैसे कि अभी मान लीजिए जो स्कीम्स हमारे पास आया, जैसे कि सपोज आप ऐसे एग्जांपल दीजिए, बिहार में ही शिक्षा व्यवस्था की जो हालत थी वो थोड़ी सी चरमराई हुई थी. तो जब के पाठक जी आए, अपना मत लीजिएगा, बोलिएगा कि धीरे धीरे जो चेंजेस अभी लाए गए, नए रिक्रूटमेंट जो टीचिंग रूल्स लाए गए, उसको टीचर्स का दायित्व था कि वो इसको फॉलो करें.
बायोमेट्रिक्स लगा है तो टीचर लोग इसको लेकर अब स्ट्रिक्ट हैं, टीचर लोग से एजुकेशन स्कूल में टाइम पे पहुंच रहे हैं, एजुकेशन के बारे में अब हो रही है, इनरोलमेंट भी देखा जाएगा धीरे धीरे तो बढ़ रहा है, मिड डे मील स्कीम का इस्तेमाल कीजिए। अब टीचर स्टूडेंट रेशियो बीपीएससी के थोड़ा सा बोल दीजिए कि सरकारी जो अभी टीचर्स का रिक्रूटमेंट हुआ है बीपीएससी के द्वारा ही, आयोग के द्वारा, उससे टीचर स्टूडेंट इनरोलमेंट जो मतलब रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी, तो ये सब आपको मेंशन करना है, ठीक है। और जब इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए वहाँ भी पूछा कि हाँ इसका जिम्मेदार कौन है, तो अगर पूछता भी है, हालांकि नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है इस तरह से कि इस चरमराई व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही कामली इसको एड्रेस करना है कि सर ये एक लंबे समय का आप कह सकते हैं कि एक वो है इशू है, ऐसा नहीं है, कल्चर बना हुआ था जिसको चेंज करने में समय लगे, इट विल ऑलवेज कम एज अ ग्रेजुअल चेंज। और उसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है बिहेवियरल डिसिप्लिन, जो टीचर्स में और स्टूडेंट दोनों में आना जरूरी था, और ये धीरे धीरे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये आ रहा है। अब चाहे उसमें सरकार की जो स्कीम्स हैं, चाहे मिड डे मील स्कीम से इनरोलमेंट बढ़ाने का टारगेट हो, वो भी हुआ है कि खाने के लालच में ही बच्चे लेकिन आना शुरू किए, वो एक अच्छा पहल था। न्यूट्रिशन पे भी काम हो रहा है, साइकिल योजना बिहार का, स्कॉलरशिप, तो ये सारा चीज के ऊपर आपको एड्रेस करना है, ठीक है। वो हम भेजे थे ना पूरा। चलिए अगला है कुकिंग। पहला क्वेश्चन क्या पूछे आपसे हम, पैशन या बर्डन, बताइए। पैशन है, क्या क्या अच्छा खाना बनाती हैं, कुछ बना के लाए क्यों नहीं आज? ठीक है, तो आपसे कुकिंग में कोई स्पेशल क्यूजाइन आपका, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, नॉर्थ इंडियन, ठीक है। कब से खाना बना रहे हैं? 10th क्लास से। तो वो पैशन के रूप में ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई बर्डन या इसके रूप में था, ठीक है। गाजर के हलवा का रेसिपी बताइए। रेसिपी मीन्स नॉट ओनली इंग्रेडिएंट्स, इंटायर प्रोसेस। And how it is different from मूंग दाल का हलवा? बाकी सारा प्रोसीजर सेम, एकदम यही है, पक्का, ठीक है। कुकिंग में जो आप कुकिंग जो चूंकि पैशन है आपका, तो इससे आप क्या क्वालिटीज डेवलप किए हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करेंगे, हाउ इट विल हेल्प? एडमिनिस्ट्रेशन में उसको अप्लाई करते हैं, मतलब वो कौन से स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आपको ने सीखा है अभी तक? मेरा बढ़ जाता है। देखिए जब भी कोई आपका हॉबी है ना, उस हॉबी तक नहीं सोचना है, वो आपको एक स्किल दे रहा है, वो स्किल को एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरऑल देखिए कैसे, जैसे जो भी लोग कुकिंग करेंगे, टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, ये दो ऐसा चीज सीख लेंगे आप। 2 लोग का खाना बनाए, 3 लोग का खाना बनाए, कभी 10 लोग आ गया, तो रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बहुत लार्जली कंट्रीब्यूट करता है अगर आप कुकिंग पैशन आपका है तो। और खासकर ऐसे राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं जहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है, तो उसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट उसका, ये आपको कुकिंग सिखा देता है। हमारे यहाँ हमको याद है कि कभी घर में बना 4 लोग का खाना, 2-3 गेस्ट आ गए, माँ कैसे एडजस्ट करती थी, हो जाता था। तो ये एक स्किल है रिसोर्स मैनेजमेंट। देन टाइम मैनेजमेंट, 10 बजे ऑफिस जाना है और सुबह नाश्ता करके ही जाना है हमको बनाकर, तो आप उस हिसाब से पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कुकिंग से आपको मिल रहा है, ये भी और चीज़ों में नहीं मिलता है,
ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बहुत इंपॉर्टेंट जो आज के समय में हाइजीन अवेयरनेस, ये भी कुकिंग आपको सिखा रहा है। पूरा का पूरा खाना कुकिंग डिपेंड्स ऑन हाइजीन। बॉयज हॉस्टल वालों आप लोग इग्नोर करिए इसको, बट कुकिंग इज डिपेंडेंट ऑन हाइजीन। आपका रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं इस चीज़ को, अगर आपके रेस्टोरेंट में हाइजीन मेंटेन नहीं होगा, आपको मालूम है कि फुटफॉल कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हाइजीन जो है मैनेजमेंट, ये भी आपको कुकिंग सिखाता है। तो ये सब स्किल आपको उससे बाहर जाके सोचना, समझ रहे ना? कुकिंग पैशन है, इससे जो हमें स्किल डेवलप हुआ अब ये हम यूज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इससे हमको क्या सिखाया है कुकिंग हमको, कि कैसे कम में जो जितना भर भी रिसोर्स है उसको हम किस तरह से बेस्ट आउटपुट दे, उससे कैसे इतने ही कम समय में हम ये खाना बना दें। तो वो सारा कुछ समझना है, इस तरह से रिलेट करना सीखिए जो भी आपका स्किल है उसको, ठीक है। और एक सेकेंड, सो ऑफिसर बनने के बाद ये हॉबी कैसे मैनेज होगा? सो विल यू क्विट? आप रखेंगे खाना बनाने के लिए किसी को? नहीं रखेंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल यही जवाब भी होना चाहिए आपका, कि इतने समय में ये ऑलरेडी मैं सीख चुकी हूँ कि किस तरह से हमको समय मैनेज करना है। सो आई विल डेफिनेटली नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई, हाँ ये हमको मालूम है कि हाँ ये खाना आज मेरे पास अगर आधा घंटा ही बचा हुआ है तो हम वो खाना बनाएंगे जो 20 मिनट में बन जाए, हम खा के आराम से जा सकें। तो ये नहीं बोलना है कि नहीं हाँ कुक रख लेंगे, तो फिर ये हॉबी नहीं है। फिर सही गलत, अभी तो हम 4 पूछ दिए आपसे, कैसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है? हम कुछ नहीं जान रहे तो हम 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। बस ये ध्यान रखना है कि जब कोई फीमेल कैंडिडेट कुकिंग को बोल रही है हॉबी, तो इट शुड ऑलवेज बी द पैशन, इट शुड नॉट बी अ बर्डन। क्योंकि सब लगभग 90% महिलाएं तो बना रही हैं खाना, लेकिन क्या ये पैशन है तो हॉबी क्यों नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। समझ रहे बात को ना? अगर लड़का हॉबी में कुकिंग रखता है तो वो एक इन्फर्ड जा रहा है इंप्रेशन, क्या कि इसको मजा आता है तभी बना रहा है। बट आप जब हॉबी अपना कुकिंग रखें, मतलब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कि आपके पास ऑप्शन नहीं आप बना रहे हो, या दूसरा कि नहीं आपको ये पसंद है। तो अगर पसंद है तो ये हॉबी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? सिंपल सा चीज वही। हाँ, और जैसे बनाते बनाते आप होगा कि आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं, आप वो तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके पास होगा तैयार एक, कि हाँ आपने बोला होगा, घर वालों ने बोला होगा कि हाँ ये सबसे अच्छा आप बनाते हैं। क्या वेज या नॉन वेज? फिलहाल वेज वाला भिजवाइए 2 महीने। तो अभी हम 2 महीने ब्रेक पे हैं नॉन वेज से, उसके बाद नॉन वेज वाला जरूर ट्राई करेंगे। अब हम आपका लिख लिए नाम, ठीक है। हाँ नहीं, बेस्ट है कि नहीं, हम लोग को डिसाइड करने का भी मौका मिलना चाहिए। हमको लगता है मॉक वाले दिन इसके ऊपर एक रिसर्च हो जाए वेज बिरयानी के ऊपर, ठीक है। चलिए, और कौन बच रहा है अभी? आप हिमालयन, हाँ आपका मार्शल आर्ट, प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड मार्शल आर्ट। आपके वाले हॉबी पे थोड़ा हमको मुश्किल हुआ। एक आदमी को और था, वो आए नहीं आज, विजिटिंग म्यूजियम, उनके लिए मस्त क्वेश्चन बनाए थे। पहला तो हम पूछते कि कैसा हॉबी है। तो अभी हम आपको बता दिए 4 चीज बताएं, वो कैसे नहीं होगा बताइए? तो कौन और अच्छा बेहतर रिसोर्स मैनेजमेंट कर लेगा? जो क्रिकेट खेलता होगा कि आप? सिंपल समझिए ना, आप उससे क्या निकाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। हम्म।
हाँ बिल्कुल, सबका अपना अपना एक पूरा का पूरा ट्रेडिशन है, फूड ट्रेडिशन होता है अलग अलग कल्चर का, तो ये भी एक इंटीग्रेशन है। जैसे कि मान लीजिए आप बोले बिरयानी, तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बिरयानी को लेकर एक डिस्प्यूट है, नॉर्थ इंडियन की साउथ इंडियन, और फिर एक आता है कि हम लोग अरब से इसको लेकर। तो यहाँ पर भी एक ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर, क्यूजाइन के ऊपर, कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तो हालांकि जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आप इसको डिफेंड आराम से कर सकते हैं कि इंडिया का ही ओरिजिन है भाई, चावल जहाँ मिलेगा वहीं बिरयानी बनेगा, स्पाइसेस चावल इसका ही अमलगमेशन है बिरयानी। हाउ कैन वे सऊदी क्लेम कि हमारा होगा बिरयानी, हो चावल कहाँ से लाएंगे वो, समझ रहे बात को ना। तो वो सिंपल सा चीज, ओरिजिन तो हमेशा उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं है। देखिए मार्शल आर्ट का एज प्रॉपर तो हम आपका ट्रैवलिंग वाले भी बनाए थे, वो आप छोड़ दिए हैं अभी। ये भी वाला जो हॉबी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो मार्शल आर्ट में जैसे हम फिजिकल जो एक्टिविटीज, जैसे बहुत लोग योगा भी रखे हुए हैं फिजिकल एक्टिविटीज में, तो योगा है या जैसे मार्शल आर्ट आप बोल रहे हो, मार्शल आर्ट का स्पेसिफिक तो हम तैयार कर लेंगे मॉक के लिए। बट इसमें वही चीज़, एक तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे आप इसको अप्लाई करते हैं। इसमें सर ये एक स्पोर्ट्स है जिसमें ये आपको डेडिकेशन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। साथ ही में जहाँ आज के समय में लोग जो इतना तनाव और एंजाइटी से गुजरते हैं, उससे ये चीज़ आपको दूर रखेगा, और साथ ही में ये कॉन्फिडेंस देता है आपको। और सब फिजिकल साथ ही में ये स्पोर्ट जो है, ये जो आर्ट है, उससे सबसे ज्यादा चीज हम ये सीखे कि ये आपको अपने लिमिट्स को पुश करना सिखाया है। बहुत अच्छा। आप जितने भी प्रेशर में रहिएगा, आपको वहां से यही एक आपका वो रहेगा मोटिव कि आपको यहाँ से निकलना है और फिर जीतना है। ठीक। और साथ ही में ये एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी है जो कि मुझे लगता है कि सबको थोड़ा बहुत आना चाहिए, जिससे कि अपने पर्सनल लेवल पे अगर कभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है रोड पे, तो वो उनसे बच सकते हैं। सेल्फ डिफेंस। और साथ ही में ये बैंगलोर में जब हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे क्लास की, यहाँ आने के बाद ये चीज़ मेरा छूट गया, हम नहीं सीख पाए, लेकिन जितना हम सीखे हैं 5 साल में, वो हम अपने घर वालों को, अपनी बहन को, अपनी मम्मी को या अपने दोस्त को, चचेरे भाई को सिखाए और प्रैक्टिस करते हैं अभी भी। ठीक है, इसमें फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तीनों जो है, जैसे फोकस और स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये तीनों कीवर्ड भी आप यूज़ कीजिए। जो आप बोले वो सब कुछ सही था, इसमें ये 3 कीवर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, हु वाज बोधिधामा? बोधिधामा, हाँ, कोई जानता है? इंडिया से कुछ मॉन्क्स लोग मूवी में देखे हैं, चेन्नई वर्सेस चाइना में। सर एक्चुअली मार्शल आर्ट्स का ओरिजिन भी वहीं से हुआ है, इंडिया से कुछ लोग गए थे चाइना, तो वही उनमें से एक ये थे, और यही जाकर वहाँ पर जो स्लायोन और कुंफू का जो वो है ना, संघाई टेम्पल, उस इन्हीं के द्वारा खोजा गया था वो कुंफू वाला जो। तो उससे थोड़ा सा वो एक हम नोट किए थे आज। इंडिया में भी एक मार्शल आर्ट है केरला, हाँ, कलरीपयट्टू केरला का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, सबका हो गया अभी, कोई बच्चा भी आपका? हाँ, क्या मूवीज और फिर फिजिकल एक्सरसाइज वाला तो चलिए ठीक है, वो हो जाएगा, मूवीज वाला पे आते हैं। ठीक है, वो पूछते थे कि ये देखें कि नहीं, सुना था मेरे को, ये वेब सीरीज देखते हैं आप? मूवीज सिर्फ कि कुछ ओटीटी भी देखते हैं? सारा चीज़, तो पहला क्वेश्चन तो यही, मूवी और ओटीटी में क्या डिफरेंस है? हमारे टॉप मतलब किसी भी साइट पे आते हैं, जैसे उसका जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे नेटफ्लिक्स, इसमें डायरेक्ट आते हैं ऑनलाइन, ठीक है, और मूवी सर सिनेमा हॉल में रिलीज होते हैं, और कुछ ओटीटी पे भी आते हैं। रेगुलेशनल डिफरेंस क्या है इनमें? ओटीटी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मूवीज को भी रिलीज कर सकते हैं और वेब सीरीज को भी रिलीज कर सकते हैं। और मूवी सर व्हाट इज रेगुलेशनल डिफरेंस, आई एम आस्किंग? प्री सेंसरशिप ओटीटी का नहीं है, मूवीज का है, सिनेमा का है, ठीक है, ये रेगुलेशनल डिफरेंस है। किस जॉनर की मूवी पसंद है? थ्रिलर और साइंस फिक्शन। इंसेप्शन मूवी देखे हैं? तो मूवी से आप क्या सीखे हैं?
साइंस फिक्शन बोलिएगा तो इंसेप्शन का नाम तो आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो अवतार अवतार जो बोलते हैं इसको, जो मूवी आई हुई है, सो ये किस वर्ड से बना हुआ समझ में आ रहा है ना, अवतार से। हाउ इट इज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई, और यू कैन से हाउ इट इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे द इनकारनेशन थिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री। अवतार मूवी देखे हैं? तो ये मैथोलॉजी जो हमारा है, इसको किस तरह से वो पिक्चराइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये लग रहा है आपको कि सही रिप्रेजेंटेशन हुआ है मैथोलॉजी का? देखिए, बहुत ओपन एंडेड हॉबी है आपका, बहुत ज़्यादा। तो एक तो जो जॉनर आप सेलेक्ट करें वो जॉनर पे पूरा रिसर्च कर लीजिए। साईफाई और थ्रिलर आप जो चुने हैं वो ऑलरेडी बहुत बहुत वाइडली एक्सप्लोर्ड है, हम लोग खुद भी सब लोग को वही पसंद आता है जनरली। अधिकतर किस तरह का मूवी देखते हैं लोग? थ्रिलर, सस्पेंस, यही सब। साईफाई कुछ लोग पसंद करते हैं उसको भी, तो उस पर रिलेटेड जो मूवी, जैसे हमारे यहाँ कल की, ठीक है, ब्रह्मास्त्र, ये इस तरह की मूवी जो है, इस पे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, अच्छे से आप देख लीजिए एक बार। या नया रामायण जो आया था, पुराना वाला, उस दोनों में कंपैरिजन पूछ लेगा, आदि पुरुष और वो हमारे, हाँ, तो आदि पुरुष और रामायण जो पुराना था हमारा, उन दोनों के बीच में VFX का इस्तेमाल करना, और उससे क्या हमारे कल्चर को थ्रेट हो रहा है, इससे कि ये ग्लोरीफाई हो रहा है, इस पर एक क्वेश्चन। तो इस तरह का चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। विदेशी नहीं, हॉलीवुड मूवीज़ भी साईफाई जो फेमस मूवीज़ हैं वो सारा आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और इंडियन में खासकर जो अभी 3-4-5 मूवीज़ इधर आया है, सब इस पे बेस्ड है, वो आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। मूवीज़ का फिर एडमिनिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, आगे जाके जो चैलेंजेस हो सकते उसके बारे में पता, और कुछ? सोशल काउज को भी एड्रेस करता है, विजुअल इफेक्ट से कारण सोसाइटी पे असर कैसा प्रभाव पड़ता है, अवेयरनेस जनरेशन। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या समझना है आपको, देखना है ऑप्टिमिज्म, जो इन्होंने टर्म यूज किया उसको इस तरह से आप बोलिए कि मूवीज ऑल्सो गिव अस ऑप्टिमिज्म, कि हम लोग रियल लाइफ में भी चाहे किसी भी तरह का क्यों ना सिचुएशन हो, आप उसको एक पॉजिटिव एंड दे सकते हैं अगर आप चाहें तो ये ऑप्टिमिज्म का एक आप में स्किल डेवलप हो जाता है कि हाँ, नहीं, चीज़ें इट कैन बी गेट स्ट्रेट, इट कैन बी डन राइट ऑल्सो एट द एंड। तो आप इससे हिम्मत नहीं हारेंगे, कोई ऐसा क्राइसिस आता है वहाँ पे जब आपको लग रहा है तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। दूसरा, टू डील इन डिफरेंट सिचुएशन, बहुत सारे अलग अलग मूवीज़ हैं, अलग अलग तरह की मूवीज़ आप देख रहे हैं, जब वो साईफाई में ही देख रहे हैं, तो आपको इससे क्या होता है अलग अलग आइडिया लगता है अलग अलग सिचुएशन का, एंड हाउ टू डील विद दो सिचुएशन। ये सिचुएशन रियलिटी में भी आ सकता है, ठीक है, ये एक चीज़ है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि देयर आर सर्टेन मूवीज ऑल्सो, और मेजॉरिटी ऑफ द मूवीज ऑल्सो नाउ लेस बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, मोर बेस्ड ऑन रियलिटी, तो ये भी हेल्प करता है। तो कुछ मूवीज अब ऐसी आ रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादातर मूवीज अब आ रही हैं जो रियलिटी से इंस्पायर्ड है, सो इट विल गिव यू अ गुड पिक्चर about how to deal if those situation arrives in front of you during the administration। वो सारा कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लगभग सबका हॉबी हुआ, इसमें और भी कुछ हॉबीज के क्वेश्चन हैं। योगा, योगा से जैसे वही आपको जो बोले ना वो बोधि धम्मा वाला, एक उनका दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंडिया और चाइना में एक डिस्प्यूट है योगा को लेकर, दोनों क्लेम करते हैं कि ये हमारा दिया हुआ है, दुनिया में योगा किसका दिया हुआ है देन है, हमारा। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यही चीज आप बोलेंगे कि जो योग के जनक माने जाते हैं वो हमारे
एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट हैं और इसीलिए योगा हमारे यहाँ से फैला था। और फिर आप कुछ कुछ मॉन्क्स का नाम बता के कि ये लोग लेकर गए जब अलग अलग देशों में, तो योगा को फैलाया गया। और दूसरा क्वेश्चन योगा डिप्लोमेसी पे आएगा कि जो यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज किया और हम लोग जो इंटरनेशनल योगा डे शुरू किए, तो पहली बार कब मनाया गया, तो ये एग्जैक्टली 21 जून 2015। कुछ इस तरह के क्वेश्चन। और दूसरा बाकी वही जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सिंपल जो इन्होंने बताया वही सारा चीज़ आप भी मेंशन करोगे कि किस तरह से ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। तो आपको वही चीज़ है, फोकस, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन इन्होंने कहा स्टेमिना पुश करना, तो पुश योर लिमिट्स, ठीक है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, ये सारा चीज़ में बहुत काम आता है। कंसंट्रेशन पावर यानी फोकस, और आप फिट भी रहेंगे। ये भी आप बोलिएगा कि हम लोग जो काम करेंगे उसके साथ भी जस्टिस होगा जब हम क्या रहेंगे, फुल्ली फिट रहेंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि योगा हैज़ नो रिलीजन, सो यू डू नॉट नीड टू कनेक्ट इट विथ स्पिरिट। हाँ, तो मतलब आई एम सेइंग दैट इट हैज़ नो रिलीजन ना, इट इज बीइंग डन बाय एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा थोड़ी है कि एक कल्चर है तो कोई दूसरा रिलीजन का है और लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं इस रिलीजन, तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए वो चीज़ को जरूरी भी नहीं है कि आप कनेक्ट करो, बट हाँ ये है कि आपको वो एक, चूँकि उससे क्या हो रहा है, मेडिटेशन वाला पार्ट भी आप इसको फॉलो करने के लिए करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल कनेक्ट देता ही है, वो सब आप इसमें चाहो तो यूज़ करो। और उसके बाद अगर आप चाहेंगे यहाँ पर जब योगा और इसकी बात आती है, तो एक क्वेश्चन अभी के समय में हमको जहाँ तक लगता है पूछ सकता है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे जो लोग करते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एयर पॉल्यूशन है अभी जैसे दिल्ली में, तो ये सर्कुलर दिल्ली में जारी होता है, डू नॉट डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज आउटडोर। तो एक यहाँ पर एक आ सकता है कि इस जगह पर कैसे इस चीज़ को हम लोग फिर मानते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे एक प्रैक्टिस का पार्ट रहेगा। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो क्या योगा या फिजिकल एक्टिविटी का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा? तो वो चीज़ आपको बताना है कि नहीं, एयर पॉल्यूशन अगर है तो द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सरसाइजेज इज दैट इट कैन बी डन इंडोर्स, सिंपल। तो बहुत दिक्कत नहीं है, इट कैन बी डन इंडोर्स ऑल्सो। तो अगर एयर पॉल्यूशन है, चूँकि मना करते हैं जनरली दिल्ली में बोला गया 11 बजे सुबह से पहले कोई फिजिकल एक्टिविटी आउटडोर नहीं करने के लिए, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस रहते हैं। हाँ क्रिकेट, तो जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं बाहर वो सब इसमें, हाँ वही योगा डिप्लोमेसी। बिल्कुल वही बोल रहे हैं ना, 2015 से जब से यूएन रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो अभी एक क्लेम हमारा जो है वो स्ट्रांग हो चुका है और हम लोग इसको एज अ डिप्लोमेसी यूज कर रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया भर में 21 जून को अभी योगा डे मनाया जा रहा है। ये हमारा पूछेगा अगेन, जो फैक्ट्स हैं वो हर हॉबी से पूछेंगे कि प्राणायाम और आसन इसमें क्या डिफरेंस है, कपाल भाती अनुलोम विलोम दोनों में क्या चीज़, इसमें किससे कौन फायदा होता है किस चीज़ को, तो वो आसन शवासन क्या है, ठीक है, वो सारा कुछ आपसे पूछेगा। तो पोस्चर्स तो बिल्कुल पूछेंगे, तो बेसिक से योगा का। हाँ जैसे बिल्कुल कि मान लीजिए किसी इंसान को सपोज डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा आसन बढ़िया होगा, ये तो आपको मालूम है। अब वही तो यहाँ पे आपको यही बोलना है कि एंड गोल मैटर्स। आप देखिए जब आपको कभी फंसे ना, तो वहां पे आप जाइए क्या चीज पे, डियोंटोलॉजी वाला प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए। डियोंटोलॉजी में क्या होता है कि आपका एंड गोल देखिए कि अगर कमर्शलाइजेशन किया जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, अल्टीमेटली इसका एंड गोल है क्या, फिजिकली फिटनेस के ऊपर हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या मेंटल वेलबींग बढ़ रहा है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी मेंटल हेल्थ को लेकर चिंतित रहा। तो अगर ये सब चीज में कंट्रीब्यूशन हुआ है और बढ़ा है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ योगा आल्सो, क्योंकि अल्टीमेटली एंड गोल क्या है हमारा, हम लोग हेल्थ वेलबींग, हमारा फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ, सो सेम बढ़ा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो द एंड गोल मैटर्स, इज इट एक्चुअली सर्विंग द पर्पस और नॉट, इफ इट इज नॉट देन इट शुड नॉट बी इनकरेज्ड, बस वही चीज। तो जब कुछ समझ में नहीं आया तब ये वाला पार्ट को ध्यान दे सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। और कुछ समस्या? ठीक है, सेशन से कुछ क्लैरिटी मिला? और भी कुछ हॉबीज को लेकर इसमें है, जैसे गार्डनिंग हो गया ये सब का, तो ये अभी नोट्स हम बंटवा देते हैं, आप लोग लेके जाइए। और
जो आपके हॉबी स्पेसिफिक फैक्चुअल और ये इस तरह के क्वेश्चन है वो तो मॉक इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगा इस नोट से क्या चीज़ में कि आपके हॉबी का आप पर क्या फ़ायदा है और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा है, जो क्वेश्चन वो लोग जनरली पूछेंगे ही पूछेंगे। और जो इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग अपने एंड से तैयार करिए। क्रिकेट है तो जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पे जितने लोग हॉबी हम बताए थे एक बार फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात, क्रिकेट अगर है तो हिस्टोरिकल ओरिजिन भारत के इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, ओवरऑल क्रिकेट का अलग, ठीक है। की टर्म्स ऑफ क्रिकेट, जैसे हम बोले आपको कि गली और स्ट्रिप में या थर्ड मैन में पॉइंट में क्या डिफरेंस है, फाइन लेग क्या होता है, ठीक है, मिड ऑन लॉन्ग ऑन में क्या डिफरेंस है, तो ये सारा कुछ आपको टर्म्स मालूम होने चाहिए। फ्री हिट ये सब, DRS ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। रिसेंट चेंजेस इन क्रिकेट, तो कुछ रिसेंट रूल्स में चेंज हुआ है क्रिकेट को लेकर। तो अभी 40 ओवर से 50 ओवर के बीच में कौन सा पावर प्ले चलता है, तीसरा, उसमें कितने फील्डर्स बाहर अलाउड है, ये सब कुछ पूछना आपको। 4 ही अलाउड है, 11 से 40 तक 5 अब अलाउड है, ठीक है ना। तो ये चेंजेस जो रिसेंटली हुए हैं वो आपको थोड़ा सा एक बार क्लैरिटी रखना है दिमाग में। फिर बाकी जो चीज़ें वो इसमें है क्रिकेट का फ़ायदा यानी एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद सिंगिंग, म्यूजिक या जो आपको सिनेमा है तो इसका भी हिस्टोरिकल और जो आपका अपना जॉनर है उसका फैक्ट पूरा। और फिर एक जैसे सिंगिंग है तो एक सिंगर के बारे में पूरा प्यार कर लीजिए, जो म्यूजिक आप सुनते हैं उनके बारे में। सर ऐसा है कि योगा और कुकिंग दोनों ही मतलब अकेले इंसान करता है, तो किसी इंसान को इन्वॉल्व करके, जैसे क्रिकेट हो गया, सब सोशल गेम होता है, तो ऐसा लगेगा कि ये सोशल नहीं है सामने वाला इंसान। नहीं, इसमें आपको क्या समझना है कि आप बताइएगा कि हॉबी इज ऑल्सो समथिंग विच इज डन टू प्लीज योर सेल्फ, इट इज नॉट डन टू प्लीज अदर्स। हॉबी में और आप कोई और काम करते हो उसमें यही तो अंतर है, दैट इट शुड बी सेल्फ अपीजिंग। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। हम फुटबॉल क्यों देख रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है। हम गाना क्यों गा रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। So if it is self-appeasing, then definitely it will give a better version of yours, and that version will always be ready to socialize with others also. If I am not happy from within, if I am not self-confident, then I am never going to socialize with others. अगर कोई इंसान जो बिल्कुल अकेला खुश नहीं है वो किसी के साथ सोशलाइज करेगा, या अगर ग्रुप में 10 लोग बैठे हुए हैं और वो बैठा भी है बट खुश नहीं है, तो क्या वो सोशलाइज कर रहा है, नहीं। तो हॉबी क्या कर रहा है, आपका सेल्फ जो आप कह सकते हैं वर्थ है उसको बढ़ाता है, आपके सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और ये हॉबी आपको फिर बाकी जो भी सोसाइटी है, सोशलाइजेशन है, उसमें हेल्प करेगा ही करेगा। आप योगा अगर जानेंगे, आप योगा करते हैं प्रैक्टिस, तो योगा इज ऑल्सो अ मेथड फॉर सोशलाइजिंग। आप 10 लोग को योगा सिखा रहे हैं, जैसे वो मार्शल आर्ट सीखे तो 5 लोग को सिखाए ना घर में, हाउ इट कैन नॉट, इट कैन बी एंटी सोशल। समझ गए बात को। सिमिलरली कुकिंग, खुद के लिए खाना कौन बना रहा है आज के डेट में, कोई है ऐसा जो सिर्फ खुद के लिए खाना बना रहा है, शायद ही कोई होगा। कुकिंग इज डन ओनली फॉर, कैसा बना है, पहला क्वेश्चन क्या रहता है, कैसा बना है। जब तक नहीं 10 लाइन का सुन लिए, हाउ इट इज एंटी सोशल। समझ में आ रहा है बात ना। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। जैसे वो सर बोल रहे थे कि जैसे 69 में सेलेक्टेड थे, तो वो बोल रहे थे कि हॉबी से पता चलता है कि आपका नेचर क्या है। तो मतलब कुकिंग और योगा अभी सिंपल कुक, हॉबी नहीं भी रखना एक हॉबी है। हाँ, कुकिंग जो है हम यही तो बोल रहे हैं, कुकिंग इज ऑलवेज डन टू प्लीज अदर्स, हाउ इट कैन बी एंटी सोशल। ये आपका एक अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहा है आपके इमेज का, कि आप जनरली वो काम कर रहे हैं जिससे आपसे को तो खुशी हो ही रही है, सामने वाले को भी खुशी हो रही है। समझ के बात को ना। लिसनिंग म्यूजिक क्या है, सेल्फ अपीजिंग ओनली। एक बार को अगर हम कहें कि हम कह रहे हैं लिसनिंग म्यूजिक, मतलब हम खुद खुश हुए, ऑब्वियस बात है, पैशन मतलब जो आपको अच्छा लगे। ये आप एक बार बोल भी सकते हो कि ये आपको बोलेगा कि नहीं, तो आपका सिर्फ का खुद का खुशी है इसमें। बट कुकिंग कैसे आप बोल सकते हैं कि इट इज एंटी सोशल। ये तो हमेशा कर रहा है आदमी, क्या करने के लिए, एक आदमी के लिए खाना जो अकेले रह रहा है बस वही बना रहा है। नहीं तो जब भी खाना बनता है तो हमेशा इसका नियम ही यही है, 2 रूममेट 2 ही लोग भी हैं अगर, और एक खाना बना रहा है तो अकेला के लिए बनाता है कि दोनों के लिए बनाता है, और खुश होते हैं, पूछते हैं कैसा बना। अकेले के लिए बनाए तो फिर
बिल्कुल सेम चीज है। तो कुकिंग इज ऑलवेज सोशलाइजिंग इन इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल जुड़ा हुआ है इससे। ठीक है, तो क्रिकेट का समझ में आया। सिंगिंग और म्यूजिक और मूवीज के लिए आप समझ लीजिए, जॉनर पकड़ना है, जॉनर पे पूरा रिसर्च करना है, फैक्ट के ऊपर काम करना है। सिंगिंग अगर है तो कोई एक सिंगर को भी पकड़िए और उसके अकॉर्डिंग पूरा कीजिए। मूवीज है तो कोई एक्टर पसंद होगा तो उस एक्टर पे एक रिसर्च करना पड़ेगा। डायरेक्टर बिल्कुल राजमौली हैं तो राजमौली के ऊपर कि हाँ उनके ऊपर पूरा एक रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद टीचिंग है, तो जैसे हम आपको बताएं जो रिसेंट चेंजेस है हमारा जो भी सर्कुलर और एजुकेशनल जो फील्ड में एनईपी से लेकर सब कुछ, उस पर आपको पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है वो, तो वो काम कर लीजिएगा। दूसरा जो हम बताएं जो बेसिक डिफरेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में इसका एप्लीकेशन, उस पर काम कर लीजिएगा। जैसे आपने एक टीचर के ऊपर तैयार किया है पेजे पे, तो वो अच्छे से आप कर लीजिए, हो गया। ठीक है, आर्ट के ऊपर बताया आपको हम उसका ओरिजिन, बिहार में उसका क्या दिख रहा है, हमारे यहाँ पे इसका कुछ फीचर है या बिहार में कुछ एग्जाम्पल्स, प्लस इसको लेकर सरकार के स्कीम्स, एंड एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर जीआई टैग जो आर्ट्स को मिला है, बाकी आर्ट्स का रिकॉग्निशन वो सारा, और इस आर्ट के कुछ फेमस आर्टिस्ट होंगे, उन आर्टिस्ट के बारे में एक दो के बारे में जानकारी। ठीक है, और आपका जहाँ तक है जो भी मार्शल आर्ट वाला है तो उसका वही थोड़ा सा हिस्टोरिकल ओरिजिन देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ पे जब शुरू हुआ तो कब हुआ, कौन इसको लेकर बाहर गया, ये सारा चीज़। फेमस मार्शल आर्ट्स जो एक्सपर्ट्स होंगे ना इस फील्ड में, कुछ फेमस लोग जो नाम हासिल किए होंगे मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा भी इंडिया में, तो अब बिहार में क्या इसको लेकर कुछ चीज़ें हैं भी कि नहीं है वो देख लेना आपको एक बार। ठीक है, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव इसको लेके नहीं है तो अवार्ड्स होंगे, अवार्ड्स के बारे में एक बार देख लीजिएगा कोई अवार्ड इसमें किसी को मिलता है कि नहीं, क्या है। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें रहेंगी कि कैसे आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हो। क्लियर है पिक्चर? लास्ट सेशन कल होगा पोस्ट वाला, और बिहार का जो स्ट्रक्चरल 3 इशू है, हेल्थ, शिक्षा, क्राइम, ठीक है, और बेरोजगारी, चलिए 4, एक इंडस्ट्री 5, ये 5 पे बना देंगे। ये कल खत्म कर लेंगे सेशन। सैटरडे संडे जिनका 5 तारीख तक डीवी हो चुका है यानी आज, उनका इस सैटरडे संडे मॉक रखेंगे, 5 के बाद वाले का अगले सैटरडे संडे, क्योंकि लंबा चलेगा इंटरव्यू, ठीक है ना, तो हर दिन कराने से फ़ायदा नहीं है कोई, और फिर वो हमारे लिए भी एक बर्डन हो जाएगा। वहाँ पे 20-30 यही ना, हाँ मैं 3 पैनल या 4 पैनल है ना, 4 पैनल है, हाँ तो 30 होंगे। तो इसीलिए हम वही सोच रहे हैं कि जिनका अभी 5 तक का डीवी, आज के डेट जिनका डीवी हो जाएगा ना, उसको ही सैटरडे संडे एक मॉक करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ जिनका भी हो गया है, किनका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया 3, हाँ तो आप 3 हो, और बाकी जो भी लोग जिनका 5 तक हुआ और भी लोग हैं, इनका इस हफ्ते मॉक का सेशन रख देंगे। अगले सैटरडे संडे को फिर इसके बाद वाले जो लोग होंगे उनका, फिर दूसरा राउंड जो होगा वो 26 जनवरी के बाद वाले में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग बोलिए, शाम में गए तो गुड इवनिंग बोलिए। अब वहाँ भी एक चीज़ है कि प्रणाम हम बोले हैं कि नहीं बोले हैं, जैसे जो बहुत सारे हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम बताते हैं आपको, जो लोग सच में जैसे कृष्णा या इस तरह का टर्म यूज़ करते हैं तो उनके लिए ना वो नेचुरल निकलता है। हालांकि आई विल नॉट सजेस्ट कि जैसे कृष्णा आप बोलिए कि वहाँ पे फिर वो रिलीजन से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये रखना है कि नेचुरली गुड मॉर्निंग और प्रणाम या नमस्कार नमस्ते में क्या आपका निकल रहा है, अगेन नॉट फैब्रिकेटेड, वहाँ नेचुरली जो निकल रहा है आप उसमें बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बोल सकते। ठीक है ना, बिहार में प्रणाम चलता है, कौन ना घर में प्रणाम चलता है सुबह उठ के, अभी के समय में बहुत कम जगह पे चलता है। हम ये नहीं कह रहे, आप बोलते होंगे तो आपके लिए वही नेचुरल होगा, तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए कल भी सेशन रहेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, उसके बाद चले जाइएगा। टाइमिंग